हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इसका पार्ट 1 और 2 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं इसका। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल क्या है। ठीक है, तो देखेंगे, छोटा सा ही पार्ट्स रह गया है ये। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं। जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स रह गया था। तो ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है, ये बताया है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हम इस लाइफ में आ तो गए हैं, एक नए दौर में आ गए हैं, और इतने सारे जो कॉन्ट्राडिक्शन फैले हुए हैं जगह जगह, जैसे हमारा मतलब कितनी परेशानियों के बाद हमारे संविधान लागू हुआ। हमारे देश में जो ये रंग भेद की नीति थी, है ना, लोग भेदभाव के साथ रहते थे, अत्याचार हो रहे थे लोगों पर, तो ये सब जो है हमें इन सबसे उभरना होगा। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। राजनीति में तो हमारे यहाँ समानता है ना, हमें समानता देखने को मिलेगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में असमानता है जगह जगह। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। हमने पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ देख ली है, हम इस सिद्धांत पर चले हैं कि वन मैन वन वोट है ना, एक आदमी का एक वोट होना चाहिए, लेकिन एक वोट की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डेनी द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। तो हमें ना ये वन मैन वन वोट और वन वैल्यू है, तो इसको आगे बढ़ाना होगा। हमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पर भी देखना होगा कि वन मैन की वन वैल्यू होनी चाहिए। हमें वन मैन का वन वोट तो मिल गया, लेकिन वन मैन वन वोट की उतनी वैल्यू तो होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम कैसे इस कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ से बाहर निकल सकते हैं। हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू डेनी इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। हम कैसे अपनी राजनीतिक और ये सोशल सामाजिक और ये जो आर्थिक लाइफ है इसको सुधार सकते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू टू डेनी इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। अगर यही सब चलता रहा तो हम कैसे एक डेमोक्रेटिक देश पाएंगे। ठीक है, चलिए Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 अगस्त 1947। तो हम इसको देख लेंगे। सॉरी, ये जो स्पीच है ये उनकी है, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, चलिए अब ये बॉक्स में देख लेंगे। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी 1887 से 1971 में हुआ था इनका, बॉर्न हुआ था इनका गुजरात में। एडवोकेट थे, हिस्टोरियन एंड लिंग्विस्ट, कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन, लेटर मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर बने, बाद में फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र पार्टी के ये फाउंडर थे। फिर आएगा भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 इनका वो डेथ हुई थी। बॉर्न हुआ था इनका मध्य प्रदेश में। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये। सोशल रिवॉल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। इन्होंने असमानताएं जो फैली पड़ी थी ना धर्म के प्रति, जाति के प्रति, इन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया। लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाद में ये फाउंडर बने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। फिर आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में इनका जन्म हुआ, 1953 तक इनकी डेथ हुई। बॉर्न है इनका वेस्ट बंगाल, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर, एक्टिव इन हिंदू महासभा, लेटर फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, याद रखना आप, ये बीजेपी का नाम है भारतीय जनसंघ। ठीक है, पहले इसका नाम यही था। देखो, अगर आपको करना है तो जो है ट्रेस विद डेस्टिनी, इसको आप खुद कर लेना। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ये पढ़कर बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। चलिए हम इधर साइड में देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ इसको। अगर आपको अपने जो मनोरंजन के लिए पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन इन जो साइड में जो बॉक्स दे रखे हैं ना, इनका जरूर आप याद करना, अच्छे से इनको लर्न करना कि कौन कहाँ पर मिनिस्टर था, ये कौन किस पार्टी का मिनिस्टर था, जो उसकी डेथ कब हुई थी, उसकी जो उसका बॉन्ड कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 बॉर्न हुआ था इनका उत्तर प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट के, लॉयर एंड कांग्रेस लीडर, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इंपीरियलिज्म, लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाद में बने थे ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। फिर सरोजनी नायडू है 1879 से 1949, बॉर्न हुआ था इनका आंध्र प्रदेश में। पोएट, राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट, अमोंग द फोरमोस्ट वुमेन लीडर्स इन द कांग्रेस, लेटर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। सोमनाथ लाहिरी 1901 से 1984 में हुआ था, बॉर्न हुआ था इनका वेस्ट बंगाल में। राइटर एंड एडिटर, लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेटर मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओके,
अब आता है टॉपिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, क्या बोलता है हमारा संविधान। तो देखो, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। तो जो है भारत की जो डेमोक्रेसी है ना, उसका जो निर्माता है हमारा संविधान, तो बताता है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, वो हमें समझाती हैं, हमें जो है उसकी जो शब्द, मतलब एक एक शब्द किस तरीके से लिखा हुआ है वो हमें बताता है संविधान में। तो दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मतलब बातें लिखी गई हैं, ये शब्द लिखे गए हैं, ये हमारे भारतीय संविधान का प्रीएम्बल कहलाता है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान के कोई सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको गाइडेंस करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। जो हमारा संविधान शुरू होता है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट्स से शुरू होता है, उसकी जो बेसिक वैल्यूज हैं वो उसमें बताई गई हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही संविधान का जो है प्रीएम्बल कहलाता है। ठीक है, इसी को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। हमने जो है अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लिया था। ठीक है, तो मोस्ट कंट्रीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। तो बहुत सारे देशों ने इसको एक संविधान को एक प्रीएम्बल के रूप में दिखाया। तो देखो ये है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ओके, ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्रीएम्बल है, इस तरीके से लिखे रहते हैं, और ये साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। साउथ अफ्रीका का है ये। ठीक है, चलिए let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords। आइए हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसको एक एक वर्ड्स का उसके मीनिंग समझेंगे। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो बिल्कुल एक पोएम की तरह है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। इसमें जो है छोटी छोटी फिलोसफी टाइप की लिखी हुई है, ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड एवेल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जितने भी लॉज हैं सब लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट किस लॉज को किस तरीके से अपनाती है। सारी बातें एक उस अच्छे उस पर लिखी हुई हैं, मतलब जो इसका फर्स्ट पन्ना है ना वो उस पर जो है सारा प्रीएम्बल लिखा हुआ है। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये जो है जो गवर्नमेंट जितने भी लॉस करती है, मतलब क्या है, संविधान के पहले पन्ने पर ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, एक समरी टाइप की लिखी हुई है कि भाई ऐसे ऐसे करके सरकार बनेगी, ये लोग डिसीजन लेंगे इस तरीके से कि वो गलत काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सारे लॉज उसमें बताए गए हैं। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए तो हम प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं पहले। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो we the people of India, हम जो भारत के लोग हैं, तो देख लेते हैं द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में क्या दे रखा है यहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन, ये रखा, The Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। हमारा जो ये संविधान है ना, जो प्रीएम्बल है इसका, वो हमारे देश के लोगों ने खुद ही बनाया है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, इलेक्ट करे हैं, हम सब ने मिलकर इस संविधान को बनाया है। किसी बाहरी ताकत ने या कोई राजा वगैरह कोई नहीं आया, या कोई बाहरी ताकत इसको बनाने के लिए नहीं आई थी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हमने मिलकर खुद ही बनाया है। हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ, कि हम ये सब मिलकर दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम भारत को सोवरिन, तो सोवरिन मीन्स होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको, सोवरिन का मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको इस चीज़ का अधिकार हो कि वो अपने जो है फैसले खुद ले सकें, है ना। राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज, चाहे वो उनके आंतरिक फैसले हों चाहे वो उनके बाहरी फैसले हों, उनको वो खुद ले सकें, उन फैसलों का हक लेने का हक उन्हीं को हो। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी बाहरी ताकत जो है भारत की सरकार को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करेगी। अब आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक। तो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, समाज के लोगों से मिलकर ही इस पैसा इकट्ठा हुआ है, जनरेट हुआ है। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो हमारे देश में जो ये असमानता फैली पड़ी है, तो गवर्नमेंट को जो ये लैंड है ना, लैंड उसको जो है रेगुलेट करना चाहिए, जिससे कि देश में असमानता ना फैले। अब आता है सेक्युलर। सेक्युलर क्या है, तो सेक्युलर को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, यानी सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, की
जो देश के नागरिक हैं उनको पूरी स्वतंत्रता मिले कि वो अपना जो भी धर्म मान रहे हैं उसको वो फॉलो करें, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। उनका कोई जो है एक ऐसा धर्म उनका नहीं होना चाहिए जिस पे गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रेस्पेक्ट। गवर्नमेंट को सारे जितने भी धर्म हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो लोग, जो देश के नागरिक हैं उन्हें सभी धर्मों को बराबर समझना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करें। ठीक है, अब आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले डेमोक्रेटिक आएगा, डेमोक्रेटिक का देख लेंगे। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पता ही है आप लोगों को, कितनी बार समझाया है मैंने। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म जिसमें लोग जो है अपने अधिकारों को एंजॉय करते हैं। इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अपने जो रूलर्स है उसको चुनते हैं, जैसे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रखा है, प्रधानमंत्री जी हैं इस तरीके से चुन रखे हैं, तो ऐसे जो है इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। और द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक, और जो गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से चलती है। और जो ये लिखा है ना अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेह, मतलब गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह होती है, पब्लिक उससे पूछ सकती है कि आपने ये निर्णय क्यों लिया और ये निर्णय क्यों नहीं लिया, तो गवर्नमेंट जवाबदेह होती है, तो इसको ही हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, अब आता है रिपब्लिक। ये रहा रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। जो स्टेट का हेड होगा ना वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा जिसे लोगों ने चुना होगा, वो कोई हेरिडिटरी पोजीशन पे नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनता चला आ रहा है, कोई आनुवंशिकता उसके अंदर नहीं होगी, वो सिर्फ किसी ने जो है पब्लिक ने उनको चुना होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा उसका हेड, स्टेट का हेड। ठीक है, वो रिपब्लिक हो गया। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम अपने देश को संविधान को सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके नागरिकों को की रक्षा करेंगे। जस्टिस किससे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस मीन्स क्या है? देखो, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। लोग जो है भारत के जो नागरिक हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कास्ट के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर या उनके जेंडर के आधार पर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस, जो सामाजिक असमानताएं फैली हुई हैं उनको निकाल फेंकना है। हैव टू बी रिड्यूस, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप। स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं ना, इनको गवर्नमेंट को निकाल फेंकना है, उनके ऊपर कार्य करना है। ठीक है, अब आता है लिबर्टी। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। मतलब ये है लिबर्टी का मतलब कि जो देश के नागरिक हैं वो चाहे कुछ भी सोच रहे हो तो गवर्नमेंट पर उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, वो अपने विचारों को किस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन, और वो अपने कार्य किसी भी तरह से सिद्ध कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। ठीक है, इन थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, हाँ, हम पूजा वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनको किसी भी हर चीज़ की लिबर्टी होगी। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है एकता। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के हिसाब से जितने भी संविधान में जो लॉ दिए गए हैं उनमें सब इक्वल होंगे। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी एंडेड, जितने भी सामाजिक परंपरागत असमानताएं समाज में फैली पड़ी हैं उनका एंड होगा। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना होगा कि जितने भी देश में लोग रह रहे हैं उनको सभी धर्म के हिसाब से उनको बराबर के अवसर मिलें। ठीक है, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, कि हम सब मिलकर रहें, अगर हम सब बिल्कुल हम सब ऐसे रहें देश में जैसे हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हों। नो वन शुड ट्रीट आ फेलो सिटीजन एज इनफेयर, किसी को भी किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न किया जाए, किसी को भी मतलब गिरी हुई नज़रों से ना देखा जाए। तो हम सबको भाईचारे के साथ रहना है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अगर हम सब ऐसा करेंगे जिससे क्या होता है कि हमारे राष्ट्र का डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे राष्ट्र का सम्मान बना रहे। डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान बना रहे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसकी एकता बनी रहे और उसकी अखंडता जो है बरकरार रहे, उसकी अखंडता बनी रहे। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं तो संविधान बनाया था, ये जो उसके मेंबर थे, पढ़ा था ना उसमें वीडियो पार्ट 2 में पढ़ा होगा। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है तो उसमें यही बताया गया है, उनके जो मेंबर उन्होंने ये बताया था कि दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो था हमने हियर बाय एडॉप्ट किया, लागू किया, और हमने अपने आप को दिया ये और सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप को एक अच्छा सा संविधान हमने दिया। मतलब कहते हैं ना एक तरीके से हमने ये संविधान अपने आप को गिफ्ट किया है। इसको हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, फिर इसको लागू किया गया और ये संविधान जो है हमने अपने आप को दिया। तो ये रहा, ये प्रेम्बल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, अब आता है टॉपिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ
स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। हमारा जो संविधान है ये केवल बातों का ही नहीं है, ना इसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं या फिर किसी फिलोसफी पर आधारित है। एज वी नोटेड, अब जैसा कि हमने नोट किया है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एनी बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, कि इसमें सब चीज़ें लिखी गई हैं किस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट्स है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से कौन से लॉज पारित किए जाएंगे। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट। इसमें जो है सारे जो है संविधान के पहले पन्ने पर ही सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब लिखे हुए हैं। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। ये जो है बहुत ही लंबा और डिटेल डॉक्यूमेंट है, यानी कि पता है क्या है, हमारे जो देश का जो संविधान है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि ये सब दुनिया में सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत देश का ही है, ठीक है। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इस अपडेट। तो जब हमारा संविधान इतना बड़ा है भाई, उसमें हर चीज़ लिखी गई है, तो कम से कम 70-75 साल से ये बना हुआ है, तो कभी देखना तो होगा ना कि इतना पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तो उनको चीज़ों को ना अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको अपडेट करा जाता है। तो अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेट, है ना। तो दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ बीन अकॉर्डिंग विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी। तो ये जो समाज में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से लगातार जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से इसको भी अपडेट करना जरूरी है। तो दे डिड नॉट सी इट इज़ अ सेक्रेट स्टैटिक एंड अनलेटरेबल लॉ, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई गई हैं सेक्रेट, स्टैटिक एंड, ऐसा नहीं कि स्टैटिक है या अनलेटरेबल लॉ है, वो उन सबको जो हमें चेंज करना होता है। तो सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए इसको समय समय पर बदलना जो है ज़रूरी होता है। तो दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्हीं चेंजेस को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखो जितने भी संविधान में रूल्स लिखे गए हैं ना, लॉज बनाए गए हैं, तो उसमें क्या है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसको खोलकर देख लेते हैं। आज जो सुरक्षित रखे गए हैं सारे संविधान के जितने भी लॉज हैं, लेकिन क्या है उनको समय समय पर चेंज करना भी ज़रूरी है। तो इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये डिस्क्राइब करे गए हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किए गए हैं। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिर भी इसका जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, कि इसमें क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किसकी रहेगी, कैसे सरकार चलेगी। इट डिफाइंस हु विल हैव नाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, और ये डिफाइन करता है कि किसके हाथ में पावर रहेगी और वो किस तरीके से निर्णय लेगा। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायोलेटेड। इसमें सब कुछ लिखा गया है, इसमें कुछ लिमिट्स भी बताई गई हैं कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या अधिकार दिए जाने चाहिए और क्या क्या नहीं दिए जाने चाहिए। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दिस 3 एक्सेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो कुछ नहीं है इसमें, ये इसमें बताया गया इस चैप्टर में, तो हम इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। आगे जो आने वाले चैप्टर है उसमें हम आगे जो है फुल डिटेल में समझाएंगे। इसमें जो हमने बताया है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन बताया है, और जो हमारे संविधान का प्रिएम्बल है वो हमने दिखा दिया, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। वो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना, ये वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, पोएम की तरह है, और एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पढ़ना, ये आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।